शुरू करेंगे। लगे कि मैं लिब्बर हेडी के शूरवीरों के बीच में, बहादुरों के बीच में, जिनके दिलों में आज भी अपने शहीदों की शहादत का गौरव है, हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज लिब्बरहेड़ी गांव में एक इतिहास रचा जा रहा है। आज से करीब 100 साल पहले यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने, उसके बाद महात्मा गांधी और सभी हमारे क्रांतिवीरों, शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने नारा दिया कि आजादी के आंदोलन की स्वदेशी जो आंदोलन है यह आत्मा है। महात्मा गांधी जी ने जिस स्वदेशी आंदोलन को आजादी की, स्वराज की आत्मा कहा, उसकी हत्या करने में सरकार लगी। उसने पूरे देश को विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया। देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं तो पहले ही नीलाम कर चुके थे। देश की पूरी अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में नीलाम करने के लिए ये रिटेल क्षेत्र में एफडीआई को केंद्र सरकार ने आमंत्रित किया। यद्यपि इसके साथ में करीब 25 करोड़ जो खुदरा व्यापारी हैं, कहीं ठेला लगा करके, कोई छोटी दुकान चला करके अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करते हैं, उनके साथ करीब 70 करोड़ के करीब लगभग इस देश के किसान, उनका जीवन इससे प्रभावित होगा। तो 70-75 करोड़ किसान और खुदरा व्यापारी जो करीब 25 करोड़ के करीब हैं, 100 करोड़ भारतवासियों के रोजी रोटी पर, उनके वर्तमान और भविष्य के ऊपर सरकार ने प्रहार। आगे जो आने वाला वक्त है, जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन ने जिन अंग्रेजों का साम्राज्य कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त करके भगाया, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के लोग जो रोज सरकार नए नए षड्यंत्र चलती है, इसका जवाब देगी। और आज हमने गांव से यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। मीडिया के भाइयों ने मुझसे पूछा, बाबा जी ये लिब्बरहेड़ी कोई ऐतिहासिक गांव है क्या, वहां से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं? मैंने कहा जहां से स्वदेशी का आंदोलन शुरू होगा वो गांव अपने आप ही ऐतिहासिक बन जाएगा। आज मैं देख रहा हूं यहां सामने भूसा का एक ढेर लगा हुआ है, उपले लगे हुए हैं चारों ओर। जो गांव का असली वातावरण है वो लिब्बरहेड़ी में है। और एक तरफ ये शाइनिंग इंडिया और दूसरी तरफ जो दरिद्र भारत, इसका भेद हमें खत्म करना है। आज लिब्बरहेड़ी गांव में केवल लिब्बरहेड़ी नहीं, आसपास के भी सैकड़ों गांव के भाई बहन यहां पर आए हुए हैं। देश को गुमराह कर रहे हैं कि विदेशी पूंजी आने से देश की समृद्धि बढ़ती है। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जब यहां पर आई थी तब वो 24 लाख रुपए लेकर के आई थी। आज उसका 24,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। लाई थी 24 लाख और टर्नओवर है 24,000 करोड़ रुपए का। और उसकी जो कुल संपत्ति है देश में वो है करीब 1 लाख करोड़ रुपए की। 1 लाख रुपए की नहीं, कितने की है? 1 लाख करोड़ रुपए की लेकर के आई थी 24 लाख। ऐसे ही ये तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली आप सुबह से शाम तक अपने घरों में जिसके उत्पाद प्रयोग करते रहते हैं, आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तु और विचार में संकल्प में हम जिएंगे। इसलिए विदेशी वस्तुओं की होली आज जलाई गई थी, उसका एक प्रतीक था। भाई बहनों, इसी तरह से जो कोलगेट सुबह उठते ही अब दांतों हमारे हाथों से गायब हो गई है। हम अपना मुंह भी साफ विदेशी टूथपेस्ट के साथ करते हैं। ये कोलगेट पामोलिव कंपनी मात्र 1.5 लाख रुपए लेकर के आई
और 1.5 लाख रुपए लेकर के आने वाली कंपनी का टर्नओवर आज करीब 2400-2500 करोड़ रुपए है सालाना। तो विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं, विदेशी कंपनियां तकनीकी लेकर के आती हैं, निर्यात को बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां रोजगार के अवसर बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां महंगाई को खत्म करती हैं। ये सरकार बेहुदे तर्क देती है और उन विदेशी कंपनियों को निमंत्रण देने के लिए इस तरह से बेताब हैं जैसे कि वो इनके दामाद हैं। एक तरफ तो हमारे वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी विदेशियों के आगे सर नहीं झुकाया। एक तरफ महात्मा गांधी जो स्वदेशी के संकल्प के साथ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को खड़ा किया और गुलाम देश को आजाद बनाया, और दूसरी तरफ हम आज के वर्तमान नेताओं को देखते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजी रोटी और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं कि एफडीआई आएगी, देश ताकतवर बन जाएगा, देश में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, और तर्क देते हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता। यहां तो गांव में आपके आम के बहुत से पेड़ होंगे, वो जो आम के पेड़ के ऊपर जब आम लगते हैं तो उन आमों से पैसा लगता है या नहीं लगता? उन आमों से पैसा मिलता है। पैसा तो पेड़ों पर ही लगता है, लेकिन इनको तो घोटाला करने की इतनी आदत है। मैंने जब इनकी लिस्ट निकाली तो करीब 1000 घोटालों की लिस्ट है ये मेरे हाथ में। इसमें से 50 बड़े घोटालों की ही जब हमने गणना की तो 50 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, जीप घोटाले से लेकर के कोयला घोटाले तक। ये तो इतिहास है इनका। पहले हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर हमने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा। इस सरकार ने तो घोटाला सहस्त्र नाम का एक नया कीर्तिमान बना दिया है। 50 घोटालों में ही करीब 50 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने व्यारा न्यारा कर दिया, देश को पूरा नीलाम कर दिया। कहते हैं सरकार को चलाने के लिए पैसे कहां से लेकर के आए? ये जो घोटाले करने वाले मात्र 50-100 लोगों को ही पकड़ लेते तो कम से कम सरकार चलाने के लिए आपको 100 लाख करोड़ रुपए मिल जाता। ये जो आप घोटाले सुनते हो ना, इनकी जो रकम सुनते हो, वो सरकार, वो असली घोटालों की रकम नहीं होती है। अब जैसे आपने अभी सुना कोयला घोटाला, कोयला घोटाले में जो घाटा हुआ वो बताया कैग ने 1,86,000 करोड़ रुपए का, वो भी प्राइवेट सेक्टर में जो कोयला दिया उसका बताया। 142 ब्लॉक में करीब 50 बिलियन टन कोयला है। उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखो तो 100 से $175 प्रति टन कोयला का इंटरनेशनल बाजार में कीमत है। उसके अनुसार ये करीब 142 ब्लॉक्स में जो करीब 50 बिलियन टन कोयला सरकार ने मुफ्त के भाव जो कंपनियों को दिया, उसकी कीमत होती है 481 लाख करोड़। जो ये कहते हैं बाबा 400 लाख करोड़ रुपए का घोटाला का आंकड़ा, काले धन का आंकड़ा कहां से लेकर के आया? आप लोगों को लाख करोड़ गिनना नहीं आता, गांव वालों को। बोले बाबा यहां तो लाख भी बहुत कम लोगों ने देखे। लाख के बाद आता है करोड़, करोड़ के बाद आता है 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ के बाद फिर 10,000 करोड़, फिर आता है 1,00,000 करोड़। ये 1,00,000 करोड़ यदि पैसा इसका ढेर लगा दिया जाए तो हिमालय जैसा पर्वत तैयार हो जाएगा। और ये 400 लाख करोड़ रुपए इतना है, यदि धरती से लेकर के चांद तक गड्डी लगा दी जाए तो आप चांद पर जाकर के वापस आ सकते हो। इतने पैसे लूटे इन बेईमान लोगों ने। आप लोग तो उसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते। कहते हैं पैसे कहां से आएंगे देश को चलाने के लिए? एक भी घोटाले का पैसा इन्होंने रिकवर नहीं किया है। रिकवर करेंगे कहां? खुद ही तो लूट के बैठे, लूट के खुद ही बैठे। इसलिए आज देश को गुमराह करते हैं कि देश को चलाने के लिए हमको पूंजी चाहिए। और पूंजी कहां से लेंगे? बोले एफडीआई लेकर के आएंगे, देश को आर्थिक दृष्टि से गुलाम बनाएंगे। पूंजी कहां से लेकर के आएंगे? डीजल के दाम बढ़ाएंगे,
गैस के दाम बढ़ाएंगे, तुम्हारे घर से पैसे निकाल के लाएंगे। अरे हिंदुस्तान के ये साधारण लोग, मेहनत कश लोग, ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाते हैं। इनकी रोजी रोटी पर लात मत मारिए और आम लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो इनके पास में 2 रुपए इकट्ठे हुए हैं उनको लूटिए मत। जिन्होंने देश के साथ धोखा और गद्दारी करके देश को लूटा है उनसे पैसे की वसूली कीजिए, वो तो करते नहीं। इसलिए आज हम गांव में आकर के इस बात को कह रहे हैं कि अब इस देश को बचाना है और आपको भी अमेरिका के बराबर खड़ा होना है, यूरोप के बराबर खड़ा होना है, जापान फ्रांस के बराबर खड़ा होना है। तो फिर अपना हक आपको कोई देने वाला नहीं है। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के यहां गांव में पैदा हुआ हूं और सब कृषक पुत्रों से आह्वान करता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का किसान खड़ा हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। और ये जो लूटा है इन्होंने हिंदुस्तान को, ये हिंदुस्तान इनके बाप दादे की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझ रखा कि हम जैसे चाहेंगे ऐसे हिंदुस्तान को लूटेंगे। अब आप सब लोगों को सोचना है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी यदि इसने ईमानदारी से शासन किया होता तो आज भारत गरीब मुल्क नहीं कहलाता, बल्कि ब्रिटेन से और अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मुल्क अपना हिंदुस्तान होता। इन 66 वर्षों की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों के समय जो अंग्रेज लूट करके लेके गए, उससे पहले जो दूसरे शासकों ने लूटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 10 गुना ज्यादा बड़ी होती। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति की आमदनी करीब 10 गुना ज्यादा होती। हिंदुस्तान का निर्यात करीब 10 गुना ज्यादा होता। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो करीब दुगनी होती, हमारी सेविंग करीब दुगनी होती और विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी 1.5 ना हो करके करीब 20 से 25% होती। मैं इसलिए इन आंकड़ों को कह रहा हूं। आज चीन जो हर बात बात में हमें आंख दिखाता है, उसका निर्यात है 104 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष और हमारा निर्यात मात्र 16 लाख करोड़ रुपए का। तो हिंदुस्तान कहां खड़ा है? अपने पड़ोसी मुल्क से 10 गुना पीछे खड़े हैं हम। जब हिंदुस्तान मुल्क आजाद हुआ तो मैंने भारत की जो जीडीपी, जिसमें एग्रीकल्चर से लेकर के सर्विसेज तक का योगदान होता है, उसको जब मैंने देखा 1950-51 में हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर की खेती की भागीदारी थी 53.1। उसके बाद वो घटती 48, 42, 29, 22 और अब 14-15 पर आकर के रुक गई है। देश जब आजाद हुआ तब खेती में हमारी जीडीपी के अंदर खेती की भागीदारी 53% थी, आज 15% पर खेती आई। इस खेत के गुनहगार, किसानों के गुनहगार कौन है? किसानों की हत्या के लिए, उनकी लूट के लिए, उनकी दुर्दशा के लिए, उनकी बेबसी के लिए, उनकी खुदकशी के लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार सरकार की गलत आर्थिक नीतियां हैं। आज हमसे कम जमीन है चीन के पास खेती के लिए, लेकिन हम 15 लाख करोड़ रुपए अपनी जीडीपी लेते हैं खेती से, तो 40 से 50 लाख करोड़ रुपए के बीच में अपनी जीडीपी लेता है। क्यों? क्योंकि उसने खेती के क्षेत्र में किसानों की मदद की है, पानी की व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था की है, अच्छे खाद की व्यवस्था की है। यहां तो किसान जो अपने खेत में बिजली के लिए, खाद के लिए, कीटनाशकों के लिए, बीज के लिए और जो है उसमें मेहनत मजदूरी के लिए जो खर्च करता है वो भी पूरा वसूल नहीं होता। खेती लाभ का धंधा नहीं है, इसलिए कोई आदमी खेती नहीं करना चाहता, सब शहरों की ओर जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ना तो यहां पर बाढ़ हो, ना यहां पर सूखा, और किसान के लिए 24 घंटा बिजली और पानी की मुफ्त व्यवस्था हो जाए तो हिंदुस्तान का किसान भी खुशहाल हो जाए। लाभकारी मूल्य, लागत मूल्य उसको मिलना तो शुरू हो जाए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लूटने का हर इंतजाम करेंगे। कहते हैं 1-2 वॉलमार्ट कंपनी हिंदुस्तान में ले आए तो इतनी हाय तौबा क्यों हो रही है? एक गलती की थी जहांगीर ने,
जो अजमेर के अपने महल के ऊपर से बैठ करके ऐसे भिखारियों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस दिया था कि लो बेच लेना जाकर के नमक मिर्च मसाले। एक गलती की थी जहांगीर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था यहां पर व्यापार करने का। उसने हिंदुस्तान को लूटा, गुलाम बनाया और हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया का सरताज था उसको दरिद्र बना के रख दिया। एक गलती की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, एक शराब की दुकान, एक कत्लखाना और एक वेश्यालय 1760 में बनाया था कोलकाता में। आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ गायों का कत्ल और 1 करोड़ से ज्यादा भैंस और दूसरे मवेशियों का कत्ल होता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था और धन व्यवस्था गोधन और पशुधन पर चला करती थी, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बना हुआ है। कोई एक गाय की हत्या कर दे तो कहते हैं भाई कसाई है। अरे ये तो 1 करोड़ गायों का कत्ल करवाते हैं, इनको क्या कहोगे? 1 करोड़ से ज्यादा गायों का हर साल कत्ल करवाते हैं, आपको पता भी नहीं है। और हर सुबह होते होते करीब 20-30 हजार गायों की कत्ल हो जाती है। एक गाय को यदि काटा जाता है तो उससे 20 से 25 हजार रुपए का उसका मांस मिलता है। लेकिन उस गाय के गोबर से, उस गाय के गोमूत्र से और उस गाय से जो बैल पैदा होता है उससे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, माने गाय से जो औषधि बनती है, गाय से जो खाद मिलता है, कीटनाशक मिलता है, गाय से जो ऊर्जा मिलती है उपले आदि के रूप में। अब तो उपले ही जलाने पड़ेंगे। हमारी माँ ने तो हमेशा चूल्हे में उपले और जो है वो जो खेती में जो डंठल बच जाते हैं सरसों आदि के, उससे रोटी बनाई। अब भाई वापस अपना भाई चूल्हे में ये उपले और जो है ये दूसरी चीजें जलानी पड़ेंगी। गैस जलाओगे तो थम मारे जाओगे। तो ये जो ये व्यवस्था थी हमारी गोधन और पशुधन पर आधारित व्यवस्था ऊर्जा की, उस पर वापस आना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन, इन 5 कामों की कीमत लगाई जाए तो एक गाय अपने जीवन भर में 20 से 25 लाख रुपए की आमदनी देती है। लेकिन गोधन पर आधारित इस देश की अर्थव्यवस्था और धर्म व्यवस्था को नष्ट करके देश को नर्क बनाया जाता है। बहुत बड़ा पाप हिंदुस्तान में चल रहा है और हम बस मूक होकर के देखते रहते हैं। ये देश मात्र एक राजनीतिक पार्टी का ही नहीं है, ये देश हम भारतीयों का। और आज संकल्प लेकर के जाएंगे, हम सब मिलकर के इस देश को बचाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आज ये लिब्बरहेड़ी गांव के अंदर सभा की गई है कि अब गांव को जगाना पड़ेगा। और गांव के लोग जब किस काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। अब ये सरकार डराती किससे है? ये सरकार के पाप के खिलाफ, इस सरकार की लूट के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो बोलते हम सीबीआई लगा देंगे, हम नोटिस भेज देंगे, हम जो है तुम्हें बदनाम कर देंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। मैंने कहा अब तो यह आने वाला वक्त बताएगा कि हिंदुस्तान में नामो निशान किसका मिटेगा। अब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हमें जगाना है और यह बताना है कि इस देश के दुश्मन कौन है। सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई हैं, ये राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, ये जन विरोधी नीतियां हैं। इस हिंदुस्तान की सरकार का हिंदुस्तान से नहीं अमेरिका से प्यार है, वॉलमार्ट से प्यार है। और हिंदुस्तान के जो स्वदेशी कंपनियां उसके ऊपर आपने भी पिछले दिनों देखा, सरकार ने एक षड्यंत्र करके कहा कि पतंजलि के उत्पादों में मिलावट। मेरे पास में 5 लैबोरेटरियों की रिपोर्ट है, ये मेरे हाथ में। सरकार ने टेस्ट कराई, दिल्ली में टेस्ट हुए, मुंबई में टेस्ट हुए, 5 लैबोरेटरियों की रिपोर्ट। पतंजलि के एक भी उत्पाद में कहीं मिलावट नहीं पाई। फिर भी मीडिया के माध्यम से एक अफवाह फैलाई, पतंजलि के उत्पादों में मिलावट, पतंजलि के उत्पाद फेल हो गए। मेरे से बोला बाबा जब रिपोर्ट ठीक है तो फेल कैसे हो गए? मैंने कहा उनको सब जगह ही मिलावट नजर आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इनका दोष नहीं विचारों का।
हिंदुस्तान को खराब हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। तो ये संकल्प हिंदुस्तान के लोगों को लेना पड़ेगा। भाई बहनों, आज यदि हिंदुस्तान के लाखों किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है और देश के जवानों को रोजगार न दे करके उनके भविष्य को अंधकारमय किया है, उनके सपनों को चूर चूर यदि किसी सरकार ने किया है, तो ये सरकार है। जल जंगल जमीन भू संपदा, पूरी देश की अर्थव्यवस्था इन्होंने गिरवी रख दी, पूरे देश को ही नीलाम कर दिया। ये जो आप कोयला घोटाला जो अभी मैंने बताया आपको, ये तो एक घोटाला है। ऐसे लोहा घोटाला, बॉक्साइट घोटाला, तेल घोटाला, गैस घोटाला, ये सारे अपने देश की जमीन जो करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर की है, जिसमें आपका खेत भी आता है। अपने देश की सरजमी कितनी है? करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर की, 20,000 प्रकार की इसमें मिनरल्स हैं। 90 की ही कीमत है करीब 20,000 लाख करोड़। उसको रोज लूट रहे हैं। आपको लगता है ये इतनी लूट कहां हो रही है? सबसे ज्यादा लूट भू संपदाओं में हो रही है। ये तो थोड़े से घोटाले हैं जो आपके आंखों के सामने आ जाते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी मात्रा में। ये वो सरकार है जिसने इस देश के, चाहे वो सवर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में जो असमर्थ हैं, गरीब हैं, दलितों में, वनवासियों में, आदिवासियों में जो गरीब हैं, इसे हिंदुस्तान के लोगों को गरीब उनकी किस्मत ने और देश ने नहीं बनाया, इस सरकार ने बनाया। यदि ये सरकार लूटती नहीं तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं होता, हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर मुल्क दुनिया में कोई नहीं होता। इतना धन, इतनी दौलत अपने हिंदुस्तान में। इसलिए तो हम कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा। तो ये जो हम नारा देते हैं, ये खाली नारा नहीं है। आज भी भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन इसको लूटा है कुछ गुनहगारों ने। आज इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए, ये स्वदेशी का संकल्प आप तक लाने के लिए, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ रिटेल में एफडीआई और महंगाई के मुद्दे को लेकर के आज लिबरहेड़ी से ही नहीं, लिबरहेड़ी के साथ साथ देश के 650 जिलों में और आगे लगातार 6,38,365 गांव में अभियान चलेगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो ये आज लिबरहेड़ी से इतिहास लिखा जा रहा है और इसमें गांव के बच्चे, बुजुर्ग, सब जाति, वर्ग, मजहब के भाई बहन, और मैं खुद यहां आने से पहले गरीब बस्ती में भी इसलिए गया, दलितों के पास में, वाल्मीकियों के पास में, कि भाई इस लड़ाई को अब सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते बाबा जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत में, भाग्य में गरीबी लिखी है। हमारी किस्मत खराब होती तो भगवान हमको आदमी बना के नहीं पैदा करता, गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली बना देता। हमारी किस्मत अच्छी है, इसलिए हम इंसान बनकर के पैदा हुए और इंसान के रूप में भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। इससे बड़ी हमारी और किस्मत नहीं हो सकती। हमारी किस्मत अच्छी है, हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, लेकिन इसको नर्क बनाया कुछ बेईमान लोगों ने। यह यात्रा आज यहां से शुरू हुई है। अब इसके बाद हरिद्वार के एक एक गांव के प्रमुख लोगों को बुला करके, हरिद्वार में तो पतंजलि योगपीठ में ही शिविर रखा जाएगा और एक एक गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाया जाएगा। 12, 13, 14 तारीख को हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में कार्यक्रम होगा और उससे पहले जितने भी हरिद्वार के जो बड़े गांव हैं वहां हम खुद भी जाएंगे। जिन गांवों में हम पैदा हुए, आज भगवान ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है, तो इन गांवों को हमें दोबारा से स्वर्ग बनाना है। ये हिंदुस्तान की आत्मा जिन गांवों में बसती, उस आत्मा की को जो इन्होंने मिटाने का, उसकी हत्या करने का जो षड्यंत्र चाहे, उससे इस देश को बचाना है। 1 नवंबर से फिर पूरे देश भर में भी, गुजरात से शुरू करके हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में भी हम जहां जाएंगे, वहीं यहां ये यात्रा की शुरुआत हरिद्वार के सभी करीब 600 से ज्यादा गांवों से एक साथ की गई है। यहां आने से पहले 600 से ज्यादा गांव के लोगों को हरिद्वार में बुलाया। 6 तारीख को हम चौधरी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत साहब, जिन्होंने किसानों की आवाज को संसद में बैठे गूंगे बहरे लोगों तक पहुंचाया,
ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा किसान कोई नेता नहीं हुआ। तो हम उनके प्रतिमा के अनावरण के लिए, और एक किसान संग्रहालय बन रहा है, 6 तारीख को हम खुद सिसोली में जा रहे हैं। और उसके बाद हरिद्वार में एक एक जिले के अंदर और पूरे देश भर में एक एक गांव के अंदर गांव समितियां, प्रखंड समितियां, बूथ समितियां और वार्ड समितियां बनेंगी। और अगले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। All your doubt. ठीक, हमने सुन लिए, हजारों घोटाले भी सुन लिए, ये सारे किस्से कहानी हम रोज यही सुनते हैं। आज इतने हजार का, आज इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया, ये देश बचेगा कैसे? देश को बचाने के लिए एक ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए और कम से कम 272 से 300 अच्छे सांसद चाहिए। एक अच्छा ईमानदार प्रधानमंत्री जो काला धन देश को दिलाए, भ्रष्टाचार को मिटाए, इस व्यवस्था को बदले, और ऐसे 300 के करीब सांसद इस बार लोकसभा में पहुंचाएंगे और हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। ये काम करना पड़ेगा। तो इसलिए 543 पहुंचने में हो सकता है देरी हो, लेकिन 272 तक तो पहुंचा ही देंगे। और ये जो बेईमान लोग रोज जो खड़े होकर के हिंदुस्तान की बदनामी कराते हैं पूरी दुनिया में, आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में इन्होंने गिराई है। भारत की इज्जत और आबरू इन्होंने घटाई है पूरी दुनिया में। आज यदि ये लूट खसोट ना होती, ये काला धन जमा ना होता, तो वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान से चलता, IMF यहां से चलता, यूएनओ यहां होता, WTO भारत से चलता। लेकिन इन्हों की गलत नीतियों से और इनकी गलत नीयत के कारण से ये हिंदुस्तान नर्क बना है, हिंदुस्तान बर्बाद और तबाह हुआ है। भाई बहनों, आज ये मैंने कुछ बातें आपके सामने FDI के बारे में रखी, महंगाई के बारे में रखी, और जो सरकार कहती है कि हम सरकार को चलाने के लिए पैसा कहां से लाएं, जहां से लाना चाहिए वहां से पैसा लाती नहीं है, आम लोगों की जेब से पैसा निकालती है। हिंदुस्तान में ये जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन आ जाएगा, 50 साल तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर चीज आपको आधे रेट में मिलेगी। ऐसा हिंदुस्तान बन जाएगा, गैस, डीजल, पेट्रोल से लेकर के, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक। लेकिन ये इतना साहस चाहिए ना, हिंदुस्तान का साहसी प्रधानमंत्री चाहिए। आधी हमारी बर्बादी, आधी हमारी गरीबी अपने कारण से है। हमारी कुल आमदनी का 50% खर्चा किसमें होता है भाई? सब गांव वालों, इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार करो। दवा, दारू और आपस के झगड़े, और खेत में यूरिया, DAP और कीटनाशक। आप अपने घर का कुल आमदनी और खर्चा निकालोगे तो आधा खर्चा किसका मिलेगा? दवाई का। बापू को हार्ट अटैक हो गया, 5 लाख रुपए लग गए। बेटे को ब्लड कैंसर हो गया, फिर शुगर, फिर BP की बीमारी हो गई, कभी बुखार चढ़ गया, कभी दस्त लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कुल परिवार के औसत आमदनी और औसत आय उसको कहा जाता है। 5-10 साल का निकाल करके देखोगे, कभी हो सकता है 2-4 साल कोई बीमार ना हो सीरियस, लेकिन 5-10 साल में कोई सीरियस बीमार हो जाता है तो कुल खर्चे का आधा दवाई में, फिर बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि बुराई में, और आपस के झगड़ों में, और खेत में जो कुल हमारी जो फसल होती है उसका आप लागत और उसमें आमदनी दोनों लगाओगे तो जो आप यूरिया, DAP और कीटनाशक आदि डालते हो, आधे से ज्यादा पैसा इसी में चला जाता आपका। इसलिए दवा बेचने वाले खूब धनवान हो रहे हैं, चाहे मेडिकल स्टोर वाले हो, चाहे डॉक्टर, हॉस्पिटल। दारू बेचने वाले खूब धनवान हो रहे हैं। ये यूरिया, DAP, कीटनाशक बेचने वाले खूब धनवान हो रहे हैं। और भाई जब झगड़ा होता है तो पैसा दो ही जगह जाता है, तो पुलिस में या कोर्ट कचहरी में। दबे पुलिस भी पैसे की कमी नहीं है और भाई कोर्ट कचहरी वाले भी मौज कर रहे हैं। दिक्कत तो हमें हो रही है। इसलिए गांव के लोग एक संकल्प ले ले कि भाई अपने को बीमार नहीं होना, दवा और दारू का खर्चा नहीं होने देना। दवा, दारू और आपस के झगड़े का खर्चा बंद कर दीजिए
और परंपरागत तरीके से खेती आपको यदि करनी आती है तो ठीक है, नहीं तो हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में आकर के सीख लीजिए। यदि आपके घर में एक भी पशु है, एक पशु से कम आप 5 एकड़ जमीन में खाद और कीटनाशक की पूर्ति कर सकते हो। मात्र एक पशु से आपको यूरिया, डीएपी और तमाम कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आधी गरीबी तो हमारे अज्ञान के कारण से है, उसको भी मिटाएंगे। बेशर्मी की हालात क्या है आप इससे अनुमान लगा सकते हो। कल ही आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कैग के ऊपर मत बोलो। कैग कोई मुनीम का दफ्तर नहीं है, एक संवैधानिक संस्था है। बाबा जब बोलता है तो बोलते हैं बाबा तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये तो देशद्रोही है। लेकिन कैग को भी ये बोलने लग गए तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि तुम कैग के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। और कल एक दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहता है भगवान भला करे इस देश का, क्योंकि सरकारें तो इतनी ज्यादा असंवेदनशील, गैर जिम्मेदार हो गई हैं। काला धन सरकार वापस नहीं लाना चाहती और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, बाबा की टिप्पणी नहीं है, कोई पतंजलि योगपीठ की टिप्पणी नहीं है। तो ये हालात होगी सरकार की। अब इनको तकलीफ ये होती है कि बाबा जहां जाता है वहां मजमा लग जाता है। आपने पूरी दुनिया में देखा, करीब 11 लाख किलोमीटर की हमने यात्रा की, 11 करोड़ लोगों की सभाएं की, शिविर किए और लोगों को जगाया, और अब तो जगाएंगे। हमने कहा चाहे सीबीआई लगा दो, 100 से ज्यादा हमको नोटिस भेज चुके हैं। हमने कहा कितने नोटिस भेज लो, कितने बदनाम, कितने षड्यंत्र कर लो, चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन अब ये जो आग, ये आंधी, ये क्रांति तूफान उठा, इसको तुम रोक नहीं सकते किसी भी कीमत पर। लगे रहेंगे आगे तक, जब तक दम में दम है, अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। भाई बहनों, ये मैंने आपको कुछ बातें कही। अब आज आपको योग वाली बात भी पूरी सिखा के जाता हूं। जितने भी जवान बच्चे हैं, सुबह उठ करके दौड़ लगाया करो। कितने बच्चे हैं गांव के जो सुबह उठ करके कम से कम 2-3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं? झूठ मत बोलियो। जो सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं वो बच्चा हाथ खड़ा करियो जरा। मुश्किल से 10-20%। बाकी सुबह उठ के क्या करते हो? इधर से बोला बाबा सुबह उठते ही नहीं, करेंगे तो तब जब उठेंगे। सुबह उठो, दौड़ लगाओ। शरीर बलवान होना चाहिए, किसी को कमजोर नहीं रहना चाहिए। ये सबके लिए कह रहा हूं। और बीमार होने का तो मतलब ही नहीं। सबके शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होने से लोग कहे अरे भाई देखो जवानी उमड़ रही है। राज जवान की टांगे सिगरेट जैसी, और छाती, कपड़े उतार के फोटो खिंचवाया तो पूरा एक्सरे आया। इतना ज्यादा कमजोर होना ठीक नहीं है भाई। कोको कोला पेप्सी पीते रहते, आओ कुछ तूफानी करते हैं। ए भाई, ये कोका कोला पेप्सी करके तूफान नहीं उठने वाला। अरे घी खाओ, दूध पियो, दाल रोटी खाओ, मेहनत करो, दंड बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, इससे जिंदगी में कुछ तूफानी कर पाओगे। कोका कोला और पेप्सी पी करके तूफानी नहीं होने वाला। थम्स अप पी करके, लिम्का पी करके प्यास लगाओ, प्यास बुझाओ। पता नहीं क्या क्या विज्ञापन देते हैं, और हम ये कोका कोला, पेप्सी, लिम्का और ये थम्स अप ला करके, जिनको हमने नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। जोर से बोलो सब, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ये नहीं पीना बिल्कुल भी। अच्छा, गांव वाले पीने लगे मेरे बेटे। अरे भाई, गांव में लोग छाछ पिया करते, दूध पिया करते, घी खाया करते, बात समझ में आती थी। ये कोका कोला पेप्सी कहां से करना? ये ठीक नहीं भाई। तो आज गांव वाले सब संकल्प लेकर के जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे देश को। जरा हाथ उठा करके, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे,
मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जब कोका कोला पेप्सी पीते हो, थम्स अप पीते हो, तब पैसा कहां चला जाता है? जब आप लक्स और लाइफ बॉय, कोलगेट, पेप्सोडेंट अपने घर में लेके आते हो तो पैसा कहां चला जाता है? जब बाटा के चप्पल खरीदते हो, जूते खरीदते हो, जब आप जो है रिबॉक के जूते खरीदते हो, जब ली और एडिडास के कपड़े खरीदते हो, तब पैसा कहां चला जाता है? इसलिए सारा तुम्हारी आंखों के सामने जलाया, कि इसलिए जलाया जा रहा है, आज संकल्प लेकर के जाएंगे, विदेशी वस्तु अपने घर में लेकर के नहीं आएंगे। इसके लिए आज ये विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। ये ताऊ ने तो बाटा की जूती फेंक दी। कम से कम भाई जीरो टेक्नोलॉजी से तो शुरू कर दो। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, यहां से तो शुरू कर दो। तकनीकी में कार का भी नंबर आएगा, कार का भी नंबर आएगा, और इन विदेशियों का भी नंबर आएगा जो हिंदुस्तान में बैठ के सारा विदेशी काम चला रहे हैं यहां पर। तो सारी चीजें विदेशी फूकने की नहीं होती, सब चीज एक तरीके से नहीं फूकी जाती। जिन लोगों के रगों में हिंदुस्तानी खून नहीं है और जिन लोगों के दिमाग में हिंदुस्तानी विचार नहीं है, उन लोगों का राजनीतिक बहिष्कार करना है। यह भी एक तरह का बहिष्कार है, वो दूसरे तरह का। ये भाई होशियारी से काम करना है। इसलिए शून्य तकनीकी से बनी चीजों का पहले बहिष्कार करें, फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर आएंगे। अभी मैं अगली बात आप लोगों से कहूं, उससे पहले आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो योग करने लग गए हैं? भाई वो परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जो योग करते हैं जरा हाथ तो हिलाओ। अभी भाई अच्छा, योग के बारे में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और आसनों के बारे में जो जानते हैं वो हाथ उठाना। जो जानते हैं तो कुछ जान के भी कर नहीं रहे हैं। बोलो भाई, गाय देसी अच्छी कि विदेशी? देसी गाय के दूध में जान होती है, उसमें दिमाग होता है। विदेशी गाय तो उसका तो ना दूध अच्छा ना उसका मूत्र अच्छा होता है, उसका तो रंभाना भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन आजकल विदेशी गाय, विदेशी कुत्ते, विदेशी बिल्ली, विदेशी गधे, और भाई कई जगह तो उससे भी आगे, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो अपने को अपना जो देसी तरीका था इलाज का, जीवन जीने का जो देसी तरीका था, जो देसी खान पान, देसी विचार था जीवन का, वो आपके बीच में कहेंगे